नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुकेश, मैं एक शराबी हूँ। हाय मुकेश। हाय 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 एवरीवन। केवल हाय ईश्वर की मुकेश। कृपा, आप लोगों की मदद और ये स्पिरिचुअल पावरफुल प्रोग्राम, यही एकमात्र वजह है सुबह से शराब नहीं पी और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश चालू है। दोस्तों, मैं नागपुर मनोबल ग्रुप से हूँ और करीब-करीब 4.5 साल से ईश्वर की कृपा और आप लोगों की मदद से शराब से दूर हूँ और अल्कोहलिज्म को आज भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इतिहास मेरे जैसा व्यक्ति ना इतिहास जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति और बिग बुक भी कहती है कि हमारा सबसे बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट है सेल्फिश और सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ, यार मैं शराब से दूर हूं ना, दैट्स ओके। कौन बिल डब्ल्यू, कौन डॉक्टर बॉब, कब पैदा हुए थे, कब क्या करना था, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। और ये 10 जून 5 मई जैसे जब दिन आते हैं तभी मैं उनको सुनता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। लेकिन मैं एकदम हॉनेस्टली बताऊंगा, सतीश के को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ मैं। और मेरी भी अंदर एक इच्छा जागी कि यार मैंने इतिहास को जानना चाहिए। और जब मैंने सतीश के से मदद मांगी और उनकी बहुत सारी शेयरिंग्स, हम सब जानते हैं इंडिया में सबसे अच्छा इतिहास वो शेयर करते हैं। तो उनकी शेयरिंग सुनकर मैंने 10 जून ये 2022 को सुबह और शाम जब मैंने शेयर किया, मेरे को बड़ा आनंद आया यार। और इतिहास की खोजबीन करने में और इतिहास में हमारे पूर्वजों के बारे में और अल्कोहलिक अनोनिमस के बारे में जानने में सच में बहुत आनंद है। और इतिहास जानने से कहीं न कहीं मेरी सोब्राइटी में 4 चाँद लगते हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। क्योंकि इतिहास जो है वो बहुत पेनफुल होता है। ये कोई भी इतिहास अगर हम उठा के ले लिए तो जो भी मिशन पे लोग निकले थे, और ये एक स्पिरिचुअल मिशन है, जो शायद जब तक धरती है और जब तक ईश्वर है और ईश्वर हमेशा रहेगा, तब तक अल्कोहलिक अनोनिमस चलता रहेगा। दोस्तों, ये शुरुआत होती है रोलैंड एच नाम के व्यक्ति से, जो तो मेंबर ऑफ प्रोमिनेंट आइसलैंड का था। शायद वो पॉलिटिशियन था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपनी शराबियत के प्रॉब्लम से काफी जूझ रहा था और वो शायद धनवान व्यक्ति था, तो क्योंकि वो अमेरिका से स्विट्जरलैंड, उस समय के एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर कार्ल यूंग, इनसे अपनी शराबियत की इलाज कराने स्विट्जरलैंड जाया करता था। शायद उस समय भी मेडिकल साइंस के पास और आज भी मेडिकल साइंस के पास अल्कोहलिज्म का एक ही इलाज है, वो बॉडी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। साइकिक चेंज हमारा कैसे होता है हम सबको पता है। तो रोलैंड एज अपना इलाज कराते थे, कॉन्फिडेंस में आ जाते थे कि नाउ आई एम ओके एंड नाउ आई विल मैनेज ऑफ माय प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहल, और फिर शराब पी लेते थे। उन्होंने ऐसी शराबियत से लिटरली आदमी तंग आ जाता, हम सबको पता है। डॉक्टर कार्ल यूंग को एक सवाल पूछे कि यार इसका कोई परमानेंट जवाब है कि नहीं, ये बार बार क्यों होता है ऐसा। मैं ठीक हो जाता हूँ फिर शराब पीने लग जाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ फिर शराब पीने लगता हूँ। तो डॉक्टर कार्ल यूंग ने उस समय बोले थे, द अल्कोहलिक इज अ होपलेस केस ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। बोले इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर कुछ स्पिरिचुअल कन्वर्शन हो जाए, आध्यात्मिक साक्षात्कार हो जाए, आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो जाए, तो शराबियत का इलाज हो सकता है। ये एक बोली हुई चीज द अल्कोहलिक अनोनिमस की मेरे ख्याल से उत्पत्ति करने के लिए बहुत बड़ी चीज थी। रोलैंड एच अमेरिका में आते हैं। हम सब जानते हैं कि बिल डब्ल्यू से लेकर सारे लोग पहले कहाँ सोबर हुए। 1921 में डॉक्टर बुकनन ने द फर्स्ट क्रिश्चियन सेंचुरी, शायद उस समय नाम था, बाद में 1934 में उनका नाम ऑक्सफोर्ड था। तो
रोलैंड एच ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करते हैं और खुद सोबर होते हैं। अमेरिका में वो दौर था कि शराबियत से गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। क्रॉनिक अल्कोहलिक को उस समय एक तो मेंटल हॉस्पिटल या जेल में डाल दिया जाया करता था। ऐसे ही हमारे एबीटी, जो हम सब जानते हैं कि जिन्होंने बिल डब्ल्यू को मैसेज किया, रोलैंड एच और उनके साथ एक सदस्य, शायद उसका नाम शेफर्ड था, वो उसको कोर्ट से जमानत पे छुड़ाते हैं और शायद जज को बोलते हैं कि यार ये इस तरह की शराबियों का सवाल का जवाब हमारे पास है। और एबीटी ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करता है और एबीटी भी ऑक्सफोर्ड में सोबर हो जाता है। एक वनडे एट अ टाइम वो भी शराब से दूर रहने लगता है। बिल डब्ल्यू साहब और एबीटी ये बचपन के दोस्त थे, स्कूल में एक साथ पढ़े हैं। और जैसा हमारा 12 स्टेप है कि हम वो संदेश पीड़ित शराबी तक पहुंचाने का हमेशा कोशिश करते हैं। ऑक्सफोर्ड में भी सेम था, क्योंकि हमने 6 कदम ऑक्सफोर्ड से ही उठाए कि वहां सिर्फ शराबी नहीं, बाकी और भी लोगों को मैसेज दिया जाता था। तो वो उसकी शिक्षा थी कि भाई जो आपको मिला है उसको आप फैलाइए। एबीटी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से 63 दिन का सोबर था, 63 डेज मेरे ख्याल से सोबराइटी के थे। और वो बिल डब्ल्यू को कॉल करता है, यार मुझे आपसे मिलना है। बिल डब्ल्यू बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि बिल डब्ल्यू इस समय अपनी शराबियत की पूरी उच्चतम स्तर पर था। जब एक अल्कोहलिक अपने उच्चतम स्तर पर होता है अपनी शराबियत के, उसके टॉप ऑफ द माइंड और हर चीज के माइंड के कॉर्नर में, दिल के कॉर्नर में शराब के अलावा कुछ नहीं होता है। उसे लगा यार बचपन का दोस्त है, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है बचपन के दोस्त को मिलकर। तो मुझे भी एबीटी के तरह ही संदेश मिला। एबीटी था मेरी जिंदगी में, मेरे स्कूल का फ्रेंड जिसने मुझे मैसेज दिया, जिसका मुझे आकर्षण हुआ। ईश्वर उसको बहुत जल्दी शराब से दूर करे, सोब्राइटी में लाए। और वो बिल डब्ल्यू के घर पहुंचता है एबीटी। बिल डब्ल्यू मनी मन बहुत सारे प्लान करता है कि यार एबीटी के बैठकर बहुत सारी पुरानी बातें करेंगे, मस्त शराब पिएंगे और बढ़िया मस्त टाइम पास होगा। बिल डब्ल्यू के घर एबीटी पहुंचने के बाद बिल डब्ल्यू उनको शराब की ऑफर करते हैं और बिल डब्ल्यू एबीटी साफ मना कर देता है। ये बड़ा शॉक हो जाता है कि यार ये, क्योंकि बिल डब्ल्यू के नजर में एबीटी बहुत बड़ा बेवड़ा रहता है। उसे ये भी पता रहता है कि यार इसको जेल वेल हुई है या कुछ हुआ है। तो वो बड़ा शॉक हो जाता है कि ये दारू पीने से मना कर रहा है। एबीटी उसको बोलता है कि यार मैं शराब नहीं पी रहा हूँ कुछ महीनों से, कुछ दिनों से मैंने धर्म की दीक्षा ली है। मैं इस तरह के ऑक्सफोर्ड नाम के ग्रुप में जाता हूँ और यही संदेश मैं आप तक पहुंचाने आया हूँ। क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? क्या आप शराब बंद करना चाहते हो? और ये बिल डब्ल्यू ने उस समय डिसीज ऑफ डिनायल के तहत मना कर दिया था। बिल डब्ल्यू का शराबीपन अपने बहुत चरम सीमा पर था। हम सब जानते हैं कि वो चार्ल्स बी टाउन, इनका जो हॉस्पिटल था मैनहट्टन में, वहां पर उनकी 3 बार एडमिशन हो चुकी थी। और ये एबीटी से मिलने के बाद फिर चौथी बार एडमिशन होती है उनकी। इस बार एडमिशन होते समय लुइस, जो बिल डब्ल्यू की पत्नी है, और वहां के जो डायरेक्टर थे, जो पूरे हॉस्पिटल को देखते थे उस समय के, शायद एमबीबीएस एमडी डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जिन्होंने हमारा डॉक्टर्स ओपिनियन लिखा हुआ है बिग बुक का, उनकी और लुइस की बातचीत होती है। लुइस बोलती है यार इसका कुछ तो भी परमानेंट इलाज निकालो डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए आप कि बिल डब्ल्यू ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि यार इनका कुछ नहीं हो सकता, मैं अल्कोहलिज्म की बहुत सारे केसेस देख चुका हूँ, ये घूम फिर के वही स्टेज पे आ जाते हैं। इनकी दारू के मामले में किसी भी तरह की पावर चलती नहीं है, इच्छा शक्ति काम करती नहीं है और ये होपलेस केस होते हैं। डॉक्टर कार्ल यूंग या फिर
सिलियम डी वॉलकर इन सबका एक ही मानना था कि अल्कोहल एक पर्सन इज अ होपलेस केस ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। लेकिन लुइस एक चीज बोलती है कि बिल डब्ल्यू शराब के मामले में छोड़ बाकी मामले में बहुत उसका विल पावर बहुत जोरदार है। वो जो चाहे वो जो ठान लेता है वो करता है। और ये सारा कन्वर्सेशन दोनों के बीच का बिल डब्ल्यू छुपकर सुन लेता है, क्योंकि बिल डब्ल्यू के मामले में उसकी हिस्ट्री भी हमको यही बताती है कि बिल डब्ल्यू के बचपन से लेकर वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने से लेकर बाद में वॉल स्ट्रीट में जब उन्होंने शेयर मार्केट का काम शुरू किया, तो वो शोले वाली गाड़ी जो थी, शोले में जो दिखाई, उसमें अपनी बीवी और खुद को उन्होंने बहुत भ्रमण किया। कई कंपनीज की स्टडी की, एक थीसिस बनाया और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दूसरों के खेतों में मोल मजदूरी की। उससे कुछ पैसे इकट्ठे किए और वो जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, वो इतना सारा घूमकर वो वॉल स्ट्रीट में जमा की और वो इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए वहां के लोग उनसे, तो उनको एक अच्छी खासी भले मोटे पगार की नौकरी उनको ऑफर हुई थी। इसका मतलब बिल डब्ल्यू बहुत टैलेंटेड आदमी था और ये लुइस को भी पता था और हम सबको भी पता है हिस्ट्री पढ़कर। लुइस उसको इसी आधार पर बोलती है कि वो बाकी मामलों में बहुत जोरदार है, पर शराब के मामले में अब उसका क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों वो खुद भी चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ये सारे दोनों के बीच का कन्वर्सेशन बिल डब्ल्यू सुनकर एकदम निराश होकर, घुटनों के बल टेक कर, दिल से एकदम रिग्रेस्ट ऑनेस्टी के साथ ईश्वर को पूछता है, अगर तू सच में है, तो तेरे होने का, तेरे इस पूरे विश्व में, इस सारी आबो हवा में तेरे होने का मुझे सबूत दे। मैं पूरी तरह हार चुका हूं, टूट चुका हूं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है ये, और तू मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है। शायद हम सब के भी आखिरी दिनों में यही आवाज निकली थी यार। और बोला जाता है कि उस दिन बिल डब्ल्यू को स्पिरिचुअल फ्लैश हुआ। वो दिन था दोस्तों 11 दिसंबर 1934। उसके बाद बिल डब्ल्यू ने जिंदगी में दोबारा कभी शराब नहीं पी। 11 दिसंबर 1934 को ये स्पिरिचुअल फ्लैश होने के बाद यही चीज उन्होंने डॉक्टर साहब से डिस्कस की कि समथिंग इज हैपेंड डॉक्टर साहब। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कमरा एक अलग से प्रकाश से भर गया था और मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट समथिंग इज हैपेंड। डॉक्टर भी उसका चेहरा देखकर समझते कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो एक प्रफुल्लित अलग सी प्रसन्नता का चेहरा बिल डब्ल्यू साहब का होता है। डॉक्टर साहब भी बोलते जो कुछ हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, इसको पकड़ के रखो बिल। और बिल डब्ल्यू कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, शायद 18 तारीख थी वो। उसके बाद वो एबीटी के साथ ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करते हैं और ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करने से उसकी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने से वो धीरे धीरे सोबर होने लगते हैं। और ऑक्सफोर्ड एक ऐसी संस्था है जो आज भी चल रही है किसी और नाम से। वहां सिर्फ शराबी नहीं आते, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम से डिप्रेस लोग, मेंटली प्रॉब्लम लोग, पैसे से रिलेटेड लोग, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके लोग आते थे। बिल डब्ल्यू शराब से प्रॉब्लम वाले लोगों को एक अलग लेकर बैठता था। वहां उन लोगों को चिढ़ाया भी जाता था, द बंच ऑफ नेमलेस अल्कोहलिक। और ये काफी दिनों तक चला। धीरे धीरे बिल डब्ल्यू ने शराब से पीड़ित लोगों की अपने घर पर एक मंगलवार के दिन मीटिंग भी लेना शुरू किया। शायद ऑक्सफोर्ड और बिल डब्ल्यू के बीच में जो कुछ वैचारिक मतभेद हुए होंगे वहीं से शुरू हुए। बिल डब्ल्यू नौकरी पर लग गए, क्योंकि बिल डब्ल्यू ने लॉयर की भी पढ़ाई की हुई थी और
नौकरी ही काम से उनको करीब-करीब सोब्रिटी के 4-5 महीने बाद एक्रोन जाना पड़ा। वो एक्रोन गए थे, जिस सिलसिले में गए थे वो शायद कंपनी केस हार गई और उनके साथ काफ़ी सारे कलीग्स भी थे। वो जिस होटल में रुके थे वहाँ बार भी था और उनके कलीग्स वहाँ से निकल गए और ये लोनलीनेस में अकेले मन में इनको मेंटल ऑब्सेशन आ गया। कि यार क्योंकि एक डिप्रेस आदमी को हम सब हमेशा शेयरिंग में बोलते हैं कि दूध, लस्सी, छाछ, नींबू पानी इसकी याद नहीं आती है एक अल्कोहलिक को, उसको दारू की ही याद आती है। लेकिन बिल डब्ल्यू को डॉक्टर सिल्कवर्थ के शब्द याद थे और उसके बाद काफ़ी दिनों तक उन्होंने वो कोशिश भी की थी कि यही संदेश दूसरे शराबियों तक बिल पहुँचाते रहे। बिल डब्ल्यू सोचता है यार मैं ये अनजान शहर में हूँ, यहाँ किससे बात करूँ? तुरंत उसके दिमाग में एक ईश्वरी कल्पना आती है, वो बाजू में पड़ा हुआ टेलीफ़ोन डायरेक्टली उठाता है और किसी को भी नंबर लगाना शुरू कर देता है। वो एक फ़ोन लगता है वॉल्टर टंग्स को। वॉल्टर टंग ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड का मेंबर रहता है। वो बिल डब्ल्यू को 10 नंबर देता है कि यार शायद ये आपकी हेल्प कर पाए। बिल डब्ल्यू के 9 फ़ोन्स में कुछ नहीं होता, 10वाँ फ़ोन बिल डब्ल्यू का सिबरलिंग, मिस्टर सिबरलिंग को रहता है कि वो बहुत फेमस व्यक्ति रहते हैं। गुडियर कंपनी, शायद आज भी चल रही है गुडियर के टायर्स, मैं भी देखता हूँ। वो कंपनी के मालक रहते हैं वो। और वो फ़ोन लगता है, वो फ़ोन उठाती है वो उनकी बहू, हेनरिएटा सिबरलिंग। और बिल डब्ल्यू उनको बताता है यार मैं ऐसा-ऐसा हूँ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति आप मिला सकते हैं जो शराब से पीड़ित है, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो हेनरिएटा सिबरलिंग भी ऑक्सफोर्ड से जुड़ी हुई रहती है, वो बोलती है हाँ, पिछले 2 साल से एक व्यक्ति से मैं भी इस सिलसिले में काम कर रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ, तो मेरे नज़र में एक व्यक्ति है, वो थे डॉक्टर बॉब। ये बात है दोस्तों, ये भी 11 तारीख ही थी। ये तारीख थी 11 जनवरी 1935। उस दिन हेनरिएटा सिबरलिंग और डॉक्टर बिल डब्ल्यू से बात होती है, दूसरे दिन मिलने का ठहरा जाता है क्योंकि उस जिस दिन वो हेनरिएटा सिबरलिंग उनको फ़ोन लगाती है डॉक्टर बॉब दारू के नशे में धुत पड़े होते हैं और उनकी बीवी उनको बताती है कि वो आज तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि वो ब्लैकआउट स्टेज में ही है शायद। दूसरे दिन डॉक्टर बॉब को उनकी वाइफ एनी बताती है कि सिबरलिंग एस्टेट से फ़ोन आया था और आपसे कोई मिलना चाहता है। तो डॉक्टर बॉब बोलता है ठीक है मैं मिलूँगा उनसे क्योंकि सिबरलिंग एक शायद बहुत बड़ा खानदान था जिसकी बात डॉक्टर बॉब टाल नहीं सकते थे। बोलते लेकिन मैं एनी 15 मिनट के ऊपर नहीं दे पाऊंगा समय क्योंकि हर 15 मिनट बाद डॉक्टर बॉब शराब पिया करते थे। मीटिंग डिसाइड होती है, सिबरलिंग स्टेट में ही मीटिंग अरेंज की जाती है। वो दिन था दोस्तों 12 जनवरी 1935। उस दिन दोनों मिलते हैं, हेनरिएटा सिबरलिंग किसी भी तरह का उनको डिस्टरबेंस ना आए करके उनके सिबरलिंग स्टेट में लाइब्रेरी में दोनों को बिठालती है। ये ऐतिहासिक और ये बहुत बड़ी मीटिंग है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक सोचने की बात है, बिल डब्ल्यू की उस समय उम्र थी 39 इयर्स। या अपने शराबियत के परम सीमा पे 4 बार हॉस्पिटलाइज होके ऑलमोस्ट इनसैनिटी को देखकर शेयर मार्केट से हारा हुआ व्यक्ति, जो अपनी बीवी के पगार पर पल रहा हुआ व्यक्ति, ऐसा 39 साल का व्यक्ति, एक तरफ एक जाना-माना सर्जन, एक 55 साल का व्यक्ति जिसको विज्ञान पूरी अच्छे से पता है, जिसको मानवीय बॉडी की पूरी तरह से ज्ञान है, जिसको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सब कुछ पता है कि एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड
ऐसे 2 लोगों को 2 व्यक्तियों की मीटिंग और जिसमें मैसेज देने आया बिल डब्ल्यू। तो डॉक्टर बॉब का डिसीज़ ऑफ डिनायल कितना स्ट्रॉन्ग होगा। पर वो ईश्वर ने ईश्वर ने वो कराई हुई मीटिंग है, शायद मुझे ऐसा लगता है और बिल्कुल ईश्वर ने ही कराया होगा। शाम को 5 बजे जो दोनों की बातचीत शुरू होती है, बिल डब्ल्यू ने शायद 6 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना आत्मकथन उनको बताया होगा। ये साइंटिफिकली बिल डब्ल्यू उनको समझा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे और डॉक्टर बॉब किसी ऐसे व्यक्ति से साइंटिफिकली डिसीज़ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जो डॉक्टर नहीं है। ये 6 घंटे चली हुई मुलाकात में, ये पूरे डिस्कशन में डॉक्टर बॉब को एक चीज़ रियलाइज़ हुई होगी, यार मुझे 15 मिनट के बाद, हर 15 मिनट बाद शराब की याद आती है, शराब का मेंटल ऑब्सेशन उठता है, मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन ये पिछले 6 घंटे में मुझे शराब की याद नहीं आई। तो शायद वही है कांसेप्ट कि एक शराबी दूसरे शराबी से बात अगर करता है, तो हमारे मेंटल ऑब्सेशन लिफ्ट होते हैं। यही हमारे मीटिंग में होता है। डॉक्टर बॉब पे इसका असर हुआ। उन्होंने भी बिल डब्ल्यू के साथ ऑक्सफोर्ड जॉइन किया और जो होटल में डॉक्टर बिल डब्ल्यू रुके हुए थे, उनकी वाइफ ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे ही घर पे रुकिए और करीब-करीब जून महीने तक डॉक्टर बॉब सोबर रहे, लेकिन उनको अटलांटा एक मेडिकल सेमिनार से जाना था और वो उस समय भी बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब की वाइफ को लग रहा था कि अगर वहाँ जाएँगे तो इनके साथ कुछ न कुछ इश्यूज़ होंगे। लेकिन वो गए डॉक्टर बॉब अटलांटा में मेडिकल सेमिनार और वहाँ वो रिलैप्स हो गए। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने आखिरी बार एक बियर पी और शायद वो बिल डब्ल्यू ने ही उनको बोला था क्योंकि उनको कुछ सर्जरी करना था। और 10 जून 1935 जो हम वर्ल्ड फाउंडर्स डे मनाते हैं, उसके बाद डॉक्टर बॉब ने कभी शराब नहीं पी। एक से अधिक लोगों का ही ग्रुप बनता है, इसलिए हम 10 जून 1935 को फाउंडर्स डे या फिर बोल सकते हैं कि अल्कोहलिक अनोनिमस का जन्म हुआ। धीरे-धीरे उनको तीसरा सदस्य मिला बिल डी, चौथा सदस्य मिला हैंक पी। 1935 से लेके 1939 तक ऐसा कोई विशेष इन लोगों के अल्कोहलिक अनोनिमस में कुछ विशेष नहीं हुआ। शायद 1935 से 39 के बीच में 100 सवा 100 लोग ही सोबर हो पाए। 1939 में वही गॉड ग्रेस हुआ, इन लोगों के दिमाग में आया सबके, कि क्यों ना हमारे अनुभवों के आधार पर एक किताब लिखी जाए और अगर वो अनुभव दुनिया में हम एक-एक करके कितने लोगों को अनुभव बताएँगे अपने। अगर हम ये किताब के माध्यम से दुनिया के सामने रखें, तो शायद इसको लाखों करोड़ों लोग पढ़े, तो ये क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। यहाँ से हमारे बिग बुक का जन्म हुआ, जिसको हम अल्कोहलिक अनोनिमस जिसका कवर लिखा हुआ है। अब ये सब करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उस समय बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब के दिमाग में अल्कोहलिक अनोनिमस का कांसेप्ट कुछ अलग था, कि हम लोग कुछ हॉस्पिटल्स बनाएँगे, कुछ रिहैब सेंटर्स बनाएँगे, जहाँ अल्कोहलिक लोगों को रखा जाएगा, जिनका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, उनको ट्रीटमेंट मिलेगी, देन हम लोग उनको मीटिंग्स कराएँगे। लेकिन इन सब के लिए लग रहा था पैसा। उस समय के रॉकफेलर नाम के बहुत बड़े बिज़नेसमैन उनको वो अप्रोच करते हैं, बड़ी कठिनाइयों के बाद उसको अप्रोच करके उनको बोलते हैं कि यार, इस तरह का हम स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? वो उनके लिए सारे अल्कोहलिक लोगों के लिए एक स्नेह भोज भी रखते हैं। लेकिन वो उस समय भी रॉकफेलर के दिमाग से ईश्वर ईश्वर ही बोला होगा कि नहीं यार, मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। और उन्होंने ही हमारा 7th एडिशन लिखा, शायद मैं ये मानता हूँ, कि अगर आप ये पैसा मुझसे लोगे तो बाद में पद, पैसा, प्रतिष्ठा के चक्कर में आप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे। और ये पैसा इनके पास था नहीं और इतनी बुक्स लिखना, इनके पास अनुभव ही नहीं था बुक्स लिखने का। सारे अल्कोहलिक
हैंक पी बड़ा बिजनेसमैन था और उसको पता था कि बिल डब्ल्यू शेयर मार्केट से रिलेटेड है। वो शेयर बिल डब्ल्यू को बोलता है क्यों ना हम एक कंपनी बनाएं और जिसके शेयर कुछ शेयर हम लोग बेचेंगे और उससे जो पैसा रेज होगा उससे हम लोग बिग बुक छापेंगे। एक कंपनी बनाते हैं वो, उसमें 600 शेयर निकालते हैं। 600 शेयर में से वो 200 शेयर 25 रुपए $25 पर शेयर के हिसाब से बेचते हैं, जिससे $5000 रेज होते हैं। 200 शेयर हैंक पी रखता है और उस समय उन्होंने एक ऑफिस अल्कोहलिक अनोनिमस का नहीं, एक ऑफिस बना लिया होता है, जिसमें रुताप नाम की एक सेक्रेटरी होती है, जिसके पास भी 100 शेयर होते हैं और 100 शेयर बिल डब्ल्यू के पास होते हैं। वो 200 शेयर से वो बिग बुक, अब $5000 बोले तो बहुत बड़ी चीज नहीं हुई उस समय भी। तो उस समय के सबसे निकृष्ट दर्जे के पेपर पे वो बिग बुक, वो सारे अनुभव, अब ये अनुभव भी किसके छापे जाए और किसके नहीं, ये भी बड़ा कठिन है। अगर हम उस समय में जाकर खुद को रखे तो वो 100 सवा 100 लोग जो अपना अनुभव लिख कर दे रहे थे, अलग अलग जगह अपना अनुभव लिख रहे थे और इसकी छटाई हैंक भी कर रहा था कि यार ये रमेश का रखेंगे, सुरेश का नहीं रखेंगे, उमेश का रखेंगे, बाबू भाई का रख लेंगे। सोचो मेरे जैसा रहता तो क्या पता क्या होता था। तो फेलोशिप में मैं देखता हूँ ये झमेले, तो मर्डर तक बात आ गई होती। शायद उस समय भी मीटिंग हुई, हाउस बुलाया गया कि यार हैंकी नहीं, अब बिल डब्ल्यू विल बी डिसाइड कि किसका रखेंगे और किसका नहीं रखेंगे। और वो बिल डब्ल्यू ने फाइनली डिसाइड किया कि भैया ये सारे लोगों के अनुभव इसमें रखे जाएंगे, जो दी बेस्ट अनुभव थे उनको छाटा गया। 39 में इस तरह से फंड रेज करके ये सारी मुश्किलों के बाद एक बड़ी हल्के पेपर पे वो बुक छापी गई और वो हल्के और मोटे पेपर पे छापने के कारण वो बुक काफी बड़ी हो गई और इसीलिए उसको बिग बुक कहा गया। ये बिग बुक धीरे-धीरे हम लोग जानते हैं कि उसकी अभी 4th एडिशन निकली है। धीरे-धीरे उसमें बाकी सारी चीज़ों में चेंजेस नहीं आया, एक्सपीरियंस जो अनुभव है उसमें का चेंजेस आते गए। ये संदेश धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। हमारा अल्कोहलिक अनोनिमस फाउंडेशन बना। पर 40 39 40 तक भी कुछ नहीं था। एक अलेक्जेंडर नाम का रिपोर्टर था, उसने देखा यार ये अल्कोहलिक लोग करते क्या है एग्ज़ैक्टली? क्योंकि शायद खाली-पीली बैठा होगा, अपनी छुट्टी-वुट्टियों के दौर में होगा, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। चुपके से अल्कोहलिक लोगों में मिक्स हो गया और उसने देखा कि ये लोग एग्जैक्टली करते क्या। उसने 14 15 16 दिन स्टडी करने के बाद ने सैटरडे नाइट्स जिस पेपर में वो पत्रकार था, उसमें एक बड़ा सा लेख छापा और उस दिन सही मायने में अल्कोहलिक अनोनिमस में क्रांति आई। हमको 8000 इंक्वायरी जनरेट हुई उस आर्टिकल को पढ़कर और उसके बाद अल्कोहलिक अनोनिमस ने संख्या के मामले में और बाकी मामलों में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम जो ये दिन रात प्रार्थना बोलते हैं, दिन रात सुबह शाम, जो प्रार्थना में बहुत बड़ा दम है, ये भी प्रार्थना हमने 1941 में अडॉप्ट की। वो नाइ 1926 में डॉक्टर रिनॉल्ड नीबर ने अपने एक करीबी की मौत पर ये प्रार्थना लिखी थी और वो प्रार्थना करीब-करीब वही दशक 1940 के दशक में कोई पेपर में छप के आई थी और वो रुताप उस सेक्रेटरी ने वो पढ़ी थी, वो बिल डब्ल्यू को बताया कि ये प्रार्थना बहुत अच्छी है, अब हम लोग आप लोग अपने अल्कोहलिक अनोनिमस के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। जो बिल डब्ल्यू ने ऑक्सफोर्ड के 6 कदम में से फिर 12 कदम, एक बोला जाता है कि 1 घंटे में, 1 रात में निकाल कर निकाला। उसने देखा कि ये प्रार्थना हमारे 12 कदमों से बड़ी मेल खाती है और 1941 में हमने ये सेरेनिटी प्रेयर अडॉप्ट की है। तो थैंक्स टू डॉक्टर रिनॉल्ड नीबर, जिनसे कारण ये प्रार्थना मुझ तक पहुँची है, जिससे मुझे बड़ा लाभ होता है। दोस्तों ये आर्टिकल छपने के बाद 8000 लोगों की हमको इंक्वायरी आई। धीरे-धीरे अल्कोहलिक अनोनिमस का विस्तार होने लगा।
1 से 2 ग्रुप, 2 से 3 ग्रुप, 3 से 4 ग्रुप, एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे तीसरे से तीसरे सिटी। अमेरिका में बहुत इसका प्रचार हुआ। पर धीरे-धीरे जिस तरह से कोई भी संस्था जब बढ़ती है और उसके साथ कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, तो हम सब जानते हैं क्या होता है। और बिल डब्ल्यू ने लिखा भी है बिग बुक में कि हम सब अराजकता की संतान है। वी आर द सन ऑफ चाउथ। और वो अराजकता बढ़ गई। आज भी मैं देखता हूँ हर ग्रुप में एक मठाधीश तो है, जो अपने मठ को, अपने ग्रुप को मठ समझकर अपने फरमान आज भी चलाते रहता है। उसका कुछ क्या करा जा सकता है, आई डोंट नो। आज भी हर फेलोशिप में ये नजारा देखने को मिलता है। और उस समय भी ये बहुत बड़ी क्रांति के बाद अराजकता फैल गई। हर कोई अपनी मनमानी करने लगा और हर कोई अपने ढंग से अल्कोहलिक अनोनिमस को सर्व करने लगा। ये चीज बिल डब्ल्यू के ध्यान में आई। यार अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, हम सब नष्ट हो जाएंगे। ये जो अल्कोहलिक अनोनिमस, ये इतनी स्पिरिचुअल संस्था हम लोगों ने ईश्वर के द्वारा बनाई है, अगर ये जीवंत नहीं रहेगी, ये नागपुर बेसा तक नहीं पहुंचेगी। तो 1946 में अल्टी नाम के अल्कोहलिक अनोनिमस के मेंबर की मदद से बिल डब्ल्यू साहब हमारी ये 12 परंपराएं लिखते हैं। 1946 से 1950 तक गांव-गांव घूमकर, शहर-शहर घूमकर, सारे अल्कोहलिक अनोनिमस के मेंबर से मिलकर, ग्रुपों में जाकर लोगों को समझाते कि ये परंपरा हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम सब लोगों का विनाश हो जाएगा, हम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। 4 साल लगे दोस्तों। आज भी लगता है एक-एक चीज समझाने को लोगों को परेशानी हो जाती है। ये 4 साल के बाद 1950 में जो हमारा पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ क्लीवलैंड में, 1950 में हम लोगों ने ये 12 परंपराएं, ये बहुत जरूरी, जो जो बहुत जरूरी थी। अदरवाइज मेरे जैसे लोग इसका क्या-क्या फायदा उठाते और खुद का भी सर्वनाश कर लेते थे और क्या-क्या हो सकता था। 1950 को वो इंटरनेशनल कन्वेंशन में हम लोगों ने इस 12 परंपराओं को पूरी तरह से अडॉप्ट किया। बाद में यही संस्था धीरे-धीरे, वो साल हमारे लिए एक दुखद साल था, क्योंकि उसी साल में हमारे जो 2 को-फाउंडर है, उसमें से एक को-फाउंडर की मृत्यु होती है, डॉक्टर बॉब। और बिल डब्ल्यू फेलोशिप में ज़रूर है, लेकिन उनको पता था कि यार डॉक्टर बॉब के बगैर बड़ा अकेले हो जाते हैं। डॉक्टर बॉब की मौत का भी देखिए किस तरह के इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया। डॉक्टर बॉब जब अपनी मृत्युशैया पर होते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार डॉक्टर बॉब की जो ग्रेवयार्ड में पत्थर पे लिखा जाए कि ए को-फाउंडर, तो डॉक्टर बॉब मना करते हैं। और बिल डब्ल्यू को आखिरी जो उनके शब्द थे कि बिल, कीप इट सिंपल। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। आज मैं खुद को झाँकने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ढंग से तो 11वां कदम तो लेता नहीं, लेकिन 12वें कदम में भगवान बनने की बहुत कोशिश करते रहता हूँ। और वो महान आत्मा है, जिन्होंने अपना नाम अपने थड़गे पे, अपने वो ग्रेवयार्ड के पत्थर पे भी लिखने से मना कर दिए कि मत लिखो एए का को-फाउंडर हूँ करके मैं। मुझे एक सिंपल बेवड़े की मौत मरने दो। धीरे-धीरे बिल डब्ल्यू को ये चीज़ समझ में आती है कि अब ये इतनी बड़ी फेलोशिप मैं अकेले चला नहीं सकता, या फिर ये फेलोशिप को अभी फेलोशिप के ही हाथ में देना पड़ेगा। अगर हमारे कांसेप्ट को हम अच्छे से स्टडी करते हैं ना दोस्तों, शायद दुनिया में इस तरह का सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है। ना हमारे संसद भवन में, ना हमारी विधानसभाओं में। और ये सर्विस स्ट्रक्चर को बिल डब्ल्यू बनाते हैं, और 1955 के सेंट लूसिया के सेकंड इंटरनेशनल कन्वेंशन में हमने ये 12 कांसेप्ट हमको मिलते हैं। यानी कि अल्कोहलिक अनोनिमस पूरी तरह से अब पूरे फेलोशिप के पाथ में है। यानी हमारा आप जो देखते हैं वो सर्कल, ये है अल्कोहलिक अनोनिमस का विश्व, और वो जो है ट्रायंगल, 12 स्टेप्स फॉर आवर रिकवरी।
12 tradition for for our unity, and 12 concept for our service. रिकवरी, सर्विस एंड यूनिटी, ये ट्रायंगल और राउंड, ये 1955 में हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि ये, कोई बोलता है 220 देशों में, कोई बोलता है 215 देशों में। मैंने जो इंटरनेट पे पढ़ा उसमें 175 कंट्रीज का लिखा हुआ है। ये हर देश में आगे पहुंची। और दोस्तों मैं एक चीज बताना भूल गया, ये सारे देशों में पहुंचने के पीछे मुख्य वजह है गॉड एज वी अंडरस्टूड। जिस दिन एबीटी बिल डब्ल्यू के घर में आया था और उसने बताया था कि मैंने धर्म की दीक्षा ली है, तो बिल डब्ल्यू के बचपन में वो भी चर्च जाया करते थे। उनकी बहन थी डुआर्टी, उनके माँ बाप उनको बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, और बिल डब्ल्यू अपने नाना का नाम लगाते थे, ग्रिफथ विल्सन। उनके नाना का नाम ग्रिप था। तो उनको भगवान से ऑलमोस्ट विश्वास उड़ गया रहता है, और वो एबीटी वही चीज बताता है कि यार मैंने धर्म की दीक्षा ली है, भगवान मेरा ठीक कर रहा है। बिल डब्ल्यू बड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन बिल डब्ल्यू को उस समय एबीटी बोलता है कि क्यों ना बिल तू ऐसे शक्ति को मान ले जो तेरी समझ का ईश्वर हो। और उस समय बिल डब्ल्यू के सर में एक स्पार्क जैसा होता है कि यार ये सच बोल रहा है, बाय गॉड मैं ऐसे कोई शक्ति को मान लूं जो मुझसे सर्वोत्तम है, और वही से हायर पावर की चीज निकल कर आई। और शायद यही एक चीज है जिसके वजह से यूएस से लेके दुनिया के हर देश में अल्कोहलिक अनोनिमस पहुंच पाई। क्योंकि हम आज भी देख रहे हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांतवाद के नाम पे हर जगह कोहराम मचा हुआ है। और सिर्फ अल्कोहलिक नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं कि अराजकता इतनी फैली हुई है कि वी आर द रियली सन ऑफ चाउथ। तो ये गॉड एज वी अंडरस्टूड, ये जो चीज कंसेप्ट है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में अल्कोहलिक अनोनिमस फैला। उसके बाद हमारी मार्टिना यम नाम की पहली एक लेडी अल्कोहलिक हमको मिली। धीरे 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 अल्कोहलिक अनोनिमस का विस्तार हुआ। और फिर दोस्तों करीब करीब 1957 की में ये इंडिया आया। कनाडा के एक ए सदस्य थे जिनका नाम हम सब जानते हैं, चार्ली यम। वो 12 जनवरी 1957 को इंडिया आए। वो कनाडाई दूतावास में एक नौकरी पर थे, और उन्होंने इंडिया में अल्कोहलिक अनोनिमस फैलाने की कोशिश की। उन्होंने एक इश्तिहार दिया पेपर में। वो इश्तिहार हैरियम नाम के आदमी ने पढ़ा मुंबई में। मुंबई से वो दिल्ली मिलने गया चार्ली यम को। उसने अल्कोहलिज्म को समझा, उसने रिकवरी क्या होती है, सर्विस क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, इन सबको समझा, अल्कोहलिज्म डिसीज को समझा। और चार्ली यम ने दिए हुए लिटरेचर्स वो लेकर वो मुंबई वापस आया। और उनकी सोब्रिटी डेट थी 5 मई 1957, जिसको हम इंडिया फाउंडर्स डे मनाते हैं। उसके बाद उन्होंने कभी शराब नहीं की 1967 तक। ये हमारे फाउंडर है इंडिया के। उसके बाद दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है कि ट्रेवर के नाम के एक सैन्य में अधिकारी थे। वो अपने सर्विस के चक्कर में सारे शहरों में इंडिया के जाया करते थे। इंडिया में सबसे ज्यादा अल्कोहलिक अनोनिमस का शुरुआती दिनों में अगर किसी ने प्रचार प्रसार किया होगा तो वो ट्रेवर के थे। दिल्ली से जो संदेश प्राप्त हुआ वो हैरी एम लेकर मुंबई आए। मुंबई में कुछ दिनों बाद माही में फाउंडेशन ग्रुप स्थापन हुआ। और हमारे लिए बड़ी गर्व, प्राउड फील करने वाली बात है कि 1957 में हैरी मथाइस के साथ जो फाउंडर मेंबर थे
उसमें से एक फाउंडर मेंबर हमारे इस ग्रुप में काफ़ी बार शेयर कर चुके हैं, विली डी, जिनकी सोब्राइटी करीब-करीब मेरे ख़्याल से 55-57 साल की है। ये सच में इंडिया की अल्कोहलिक अनोनिमस के फेलोशिप के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज भी उनका मार्गदर्शन हमको इस मीटिंग में मिल रहा है। धीरे-धीरे मुंबई से होते हुए ये माहिम द फाउंडेशन ग्रुप के नाम से जो पहला ग्रुप बना, धीरे-धीरे इसका प्रचार-प्रसार इंडिया के बाकी शहरों में हो रहा था। ये ऐसा करते-करते दोस्तों 1979 में नागपुर में आया। 1979 में अनिल डी नाम के एक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो नागपुर में आया करते थे, उन्होंने देखा कि यार अल्कोहलिक अनोनिमस, उन्होंने भी चार्ली एम की तरह पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दी कि जिसे शराब की समस्या है, उसकी निःशुल्क सहायता के लिए मदद करे। और उस समय बोला जाता है कि अभी 1979 में द पायनियर ग्रुप जो जिसकी ये मीटिंग चल रही है, मदर ग्रुप ऑफ नागपुर, बोला जाता है बोल सकते हैं मदर ग्रुप ऑफ विदर्भा, जॉन एल, विश्वनाथ जी, बाबू एल भी हमारे साथ है। ये सारे लोग अनिल डी साहब के साथ, अनिल डी साहब के मार्गदर्शन ने, अनिल डी साहब के 12 स्टेपिंग के कारण सोबर हुए। 79 में ग्रुप फाउंड हुआ। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि 79 के पहले भी मीटिंग हुआ करती थी और कुछ लोग उसके पहले भी सोबर थे। और ऑफिशियली 79 में और अगस्त महीने में शनिवार के दिन, शायद वो डेट थी 17 अगस्त 1979, उस दिन ऑफिशियली नागपुर में अल्कोहलिक अनोनिमस पायोनियर ग्रुप स्टार्ट हुआ। धीरे-धीरे ग्रुप बढ़ता गया। पायोनियर ग्रुप से उज्जवल ग्रुप हुआ, उज्जवल से नवजीवन हुआ, नवजीवन से एकता हुआ और आज अनगिनत ग्रुप है, करीब-करीब 70-75 ग्रुप है। नागपुर से चंद्रपुर गया, माणिक्य की वजह से नागपुर से गोंदिया गया। ऐसे अनगिनत लोगों के नाम लिए जा सकते हैं जिनकी वजह से विदर्भा में इसका सब तरफ स्प्रेड हुआ और काफी बड़ी फेलोशिप है, हम सब लोग जानते हैं। और उन सबका दिल से ग्रेटिट्यूड भी निकलता है। क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी, एक बहुत बड़ा पेशेंस की बात होती है। अगर हम लोग रोलैंड एज से लेकर अभी तक अगर हम लोग बात करें एक आखिरी ग्रुप चालू होने तक, दोस्तों बिग बुक पढ़ने के बाद मुझे भी समझ में आता है कि मेरी सोब्राइटी जैसी-जैसी एक दिन के आधार पर मुझे प्राप्त होती है, मैं वो स्लोगन भी अपने हिसाब से सुनता हूँ और अपने हिसाब से शेयर करता हूँ। जितना दोगे उतना पाओगे। आज भी अल्कोहलिक अनोनिमस में मेरी भी बहुत बहुत बार मेंटालिटी ये होती है कि किसी की सेवा करने में आर्थिक फायदा ही होने वाला है। वो लाइन हमेशा मैं अपने हिसाब से यूज़ करता हूँ कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा, यानी ईश्वर बोल रहा है। 12 स्टेप ये ईश्वर का काम है और ईश्वर मेरा काम करेगा। और समवेयर सोब्राइटी में भी मैं बोलता हूँ यार मैं इतनी सर्विस कर रहा हूँ, मेरे को ईश्वर कुछ नहीं देता। लेकिन यार सोचो सबसे बड़ा सैल्यूट तो मेरा लुइस और एनी को है। बिल डब्ल्यू ने जब मंगलवार के दिन अपने घर में मीटिंग्स भराते थे, कुछ शराबियों को अपने घर में ही रख लेते थे, तो बिल डब्ल्यू की तो आर्थिक हालत बड़ी खस्ताहाल थी। उनको खाना कौन खिलाता होगा? लुइस ही बेटे अब रोटियां बेलती होंगी। और उसमें भी बिल डब्ल्यू के घर में एक अल्कोहलिक ने फांसी लगा ली थी रस्सी से। मैं मेरी बीवी की बात करूं तो 2 दिन ना टिकने दे ये बेवड़ा कोई। उसकी तो छोड़ो, मैं घर पे किसी को ना रखूं। ये इतने बड़े सैक्रिफाइस, इतना बड़ा पेन लेकर अमेरिका से ये मुझ तक पहुंची है। ये इतिहास में मुझे ये चीज समझ में आती है कि यार इंटरनेट पे मैंने जो पढ़ा कि अब दुनिया में हम लोग मात्र 21 लाख लोग हैं। अल्कोहलिक अनोनिमस के सोबर मेंबर 21 लाख है। इंडिया में आ जाते हैं तो मात्र 40,000 लोग हैं 130 करोड़ की आबादी में। 1957 से लेके 2022
65 सालों में 87 सालों में हम लोग सिर्फ 40,000 तक पहुंचे और 1935 से डॉक्टर बॉब की सोब्राइटी से लेके तो 1940-41 तक या 45 तक हम लोग कई देशों में फैल चुके थे। रिकवरी रेट हमारा बोला जाता है उस समय 75% था। आज ही मेरी एक ओल्ड टाइमर से बात हुई तो उस समय मैसेज देने का तरीका कुछ अलग था। कोई नए आदमी को मैसेज देने जाते थे तो उसको बिग बुक गिफ्ट करते थे और उसको 8-10 दिन के बाद पढ़ते थे, आपने किताब पढ़ी? क्या आपको लगता है कि आप शराबियत नाम की बीमारी से गुजर रहे हैं? और उसके बाद उसको मीटिंग्स वीटिंग, शायद उस समय मीटिंग्स रूम कम थे, तो वो तरीका हुआ करता होगा। लेकिन आज मैं देखता हूँ इंडिया में 40,000 लोग सोबर है। ये मैं 2-3 साल से सुन रहा हूँ, शायद आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। ऑफिशियली उसका रिकॉर्ड शायद जीएसओ के पास हो। लेकिन हम 40,000 लोगों में से सिर्फ 20,000 लोगों ने भी अगर सोच लिए इतिहास की पेन को जानकर और कल एक व्यक्ति को सोच लिए कि यार महीना भर मैं इस व्यक्ति के साथ काम करूंगा तो महीने भरे में हम लोग 60,000 हो जाएंगे या 80,000 भी हो सकते हैं। पर ऐसा होता क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है और इस सवाल के जवाब का रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ। पहला कन्वेंशन हुआ क्लीवलैंड में, दूसरा सेंट लुसिया में हुआ। हर 5 साल के बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ करता है। जब बात अपने कन्वेंशन की आती है तो मैं पूरी तरह से, जब मैं बोलता हूँ डायस से खड़ा होकर बोलता हूँ, इतिहास जानकर बोलता हूँ कि यार अल्कोहलिक अनोनिमस नहीं होता ना तो मैं आज मेरे घर पे मेरे फोटो पे हार चढ़ा होता, मैं मर गया होता। लेकिन जैसी किटी घूमती है, जैसी कन्वेंशन की बात होती है तो मेरी जान 10 रुपए से भी सस्ती हो जाती है। कन्वेंशन में 3 दिन की डॉर्मेंट्री, 3 दिन का खाना, 3,000, ये शब्द निकलते हैं मेरे मुंह से। मेरे किसी को भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है, और ना इतिहास की आड़ में किसी को टारगेट बनाना है, तो मुझे माफ करना। दोस्तों सच में हमारा ग्रेटिट्यूड अगर अल्कोहलिक अनोनिमस का है, मेरी जान अगर बची है अल्कोहलिक अनोनिमस की इस इतिहास को जानकर, मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में ये वो फाउंडर थे, फाउंडर ईश्वर है। ये ईश्वर की ही संकल्पना है। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के पहले जो बुरा होना था वो हो गया। अल्कोहलिक अनोनिमस की 12 कदमों के 12 तत्वों का प्रोग्राम लेकर मेरे साथ अब बुरा होने वाला नहीं है। मैं बहुत सुंदर संतुलित जीवन इस ईश्वर के सहारे, ए के सहारे जीने वाला हूं, तो मेरा ग्रेटिट्यूड बनता है यार। मेरे से जितना हो सकता है मैं अल्कोहलिक अनोनिमस के लिए उतना करूं। और ये इतिहास को जानकर मुझे मुझे ये चीजें समझ में आई कि नहीं यार मुकेश, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस बिग बुक में लिखे हुए सबसे बड़े कैरेक्टर डिफेक्ट जब तक तू दूर नहीं करेगा, बंद करिए आत्मकेंद्रितपना और बंद करिए खुद का स्वार्थीपन। मेरी सोब्राइटी, मेरे 12 कदम, मेरा रिजनमेंट, मेरी लिस्ट, मेरा सब कुछ, व्हाट अबाउट द अदर्स? और उसमें एक चीज मैं बड़ी ही मेरे जैसा आदमी ना बड़ी उसका वे आउट निकालता हूँ। जो हमारी बिग बुक का पहले नाम रखना था ना, वो पहले डिसाइड हुआ था वे आउट, पर उस नाम पे ऑलरेडी 12 किताबें थी। इसलिए फिर वो एकमात्र किताब वो अल्कोहलिक अनोनिमस नाम से कोई किताब नहीं थी, इसलिए हमने अल्कोहलिक अनोनिमस नाम अडॉप्ट किया। कि यार वो लिखा है ना, इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा, तो मेरे जैसे आदमी को सर्विस करने की नहीं रहती ना, तो मेरे जैसा आदमी बोलता भाई इन सब कदमों के परिणाम मेरे जीवन में आए ही नहीं, तो मैं क्यों ये 12वें कदम पे जाऊं? ये मेरे लिए वे आउट है। मैंने अपने हिसाब से निकाल लिया है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि भैया पहला कदम और 12वां कदम भगवान बनने का शौक। मेरा ये विषय नहीं है दोस्तों, मैं एक ही कंक्लूड करूंगा मेरी शेयरिंग को। और मैं माफी माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा भावनाओं में मैं बह गया और मेरे मुंह से कुछ भी अगर किसी को भी ठेस पहुंची है तो माफी चाहता हूँ। इतिहास जानकर, इतिहास सुनकर मुझे यही चीज समझ में आई कि हमको तारीखें और प्रसंग याद इसीलिए रखना है क्योंकि इस चीजों को आगे बढ़ाना है। आज मैंने अनिल डी साहब का नाम लिया, विश्वनाथ जी का नाम लिया, बाबू यल का नाम लिया, जॉन साहब का नाम लिया।
मानिक का नाम लिया जिन्होंने गोंदिया में, प्रकाश पी वाघे फाउंडर मेंबर, ये घोगली में रहते हैं। ये सब हमारे लिए बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, हैंक पी और वो बिल डी जैसे ही लोग हैं। नागपुर में अगर वो अनिल डी के साहब के संदेश से ये लोग सोबर नहीं होते थे, तो कहाँ इतने 70, 72, 75 ग्रुप खुलते थे। तो आज भी ऐसी बहुत जगहों पर नागपुर में ही बहुत सारे सफरिंग अल्कोहलिक है। बस संगठित होने की बात है, और हमारे यहाँ इस हिस्ट्री को बार बार सुनकर उसको एक्शन में लाने की बात है। मैं मेरे स्पॉन्सर के माध्यम से, मैं मेरी स्टडी के माध्यम से, मैं मेरे अल्कोहलिक अनोनिमस में मिले हुए छोटे मोटे आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से मैं करने की कोशिश करते रहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण, मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। मुझे पता है मैं इतिहास कितना बहुत अच्छे से बता पाया, नहीं बता पाया। मैं एक छोटी सी चीज फिर एक ऐड कर दूंगा कि हमारे यहाँ जो टोकन दिया जाता है वो हमको सिस्टर एग्नेशिया ने शुरुआत की थी, क्योंकि ये सारी चीजें याद रखना और वो सब करना मेरी मेमोरी उतनी स्ट्रांग है नहीं। मैं थैंक यू सतीश के को बोलूंगा सबसे पहले, क्योंकि जिन्होंने मुझे इंस्पायर्ड किया, उनको सुनकर मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ और मुझे भी इच्छा हुई यार इतिहास पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और मौका मिले तो शेयर करना चाहिए। थैंक यू पायोनियर ग्रुप का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि नए लोगों को मौका बहुत कम मिलता है हिस्ट्री विस्ट्री शेयर करने का, और दिल से थैंक यू।